नमस्ते। तो आज हम एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के डीएनए को बिल्कुल करीब से समझने की कोशिश करेंगे। हमारी प्राचीन साहित्यिक नींव से लेकर आज के इस आधुनिक संवैधानिक ढांचे तक। देखिए, ये कोई आम विषय नहीं है, ये हमारे राष्ट्र के बनने की पूरी कहानी है। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, भारतीय संस्कृति की जड़ें। दूसरा, इंडो इस्लामिक वास्तुकला। तीसरा, भारत के वैश्विक संपर्क। चौथा, उत्तर के साम्राज्य। पांचवा, चोल साम्राज्य। और आखिर में हमारी आधुनिक संवैधानिक व्यवस्था। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, भारतीय संस्कृति की जड़ें और हमारा साहित्यिक आधार। आपको पता है, हर महान सभ्यता की शुरुआत उसके विचारों और उसकी किताबों से होती है। अब यहाँ वैदिक साहित्य के इस ढांचागत विभाजन को ही देख लीजिए। ये हमारे दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का एकदम मूल आधार है। ये हमें साफ तौर पर बताता है कि सदियों पहले ज्ञान को कितनी बारीकी से व्यवस्थित किया गया था। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे प्राचीन साहित्य को हम बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण और आरण्यक। इसके अलावा रामायण और महाभारत जैसे महान महाकाव्य हैं। फिर पुराण आते हैं और साथ ही त्रिपिटक जैसे बौद्ध और जैन साहित्य भी मौजूद हैं। इन्हीं अलग अलग धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों ने मिलकर हमारे शुरुआती समाज को एक आकार दिया था। अब जरा इस खास शब्द पर ध्यान देते हैं, उपनिषद। कभी सोचा है इसका असली मतलब क्या है? ये उप जिसका मतलब है पास और निषद जिसका मतलब है बैठना से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास बैठना। ये शिक्षा के उस दौर की याद दिलाता है जहां ज्ञान सीधे गुरु से शिष्य तक पहुंचता था। और सच मानिए, इसने पूरे आध्यात्मिक परिदृश्य को बदलकर रख दिया था। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। अब देखते हैं कि ये सांस्कृतिक पहचान पत्थरों और इमारतों में कैसे उतरी। इंडो इस्लामिक वास्तुकला। यहाँ वास्तुकला की दो बहुत ही अलग शैलियों का एक सीधा सा कंपैरिजन है। एक तरफ हिंदू वास्तुकला शैली है जो प्राकृतिक रूपों, ट्रेबिएट यानी बीम के उपयोग और पशु या मानव आकृतियों पर टिकी थी। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वास्तुकला शैली है जिसमें ज्यामितीय पैटर्न और आर्क्यूवेट यानी मेहराब और गुंबदों का इस्तेमाल होता था। और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों के मिलने से वास्तुकला की एक बिल्कुल नई भाषा का जन्म हुआ। वास्तुकला में आई इस बड़ी क्रांति को आप यहाँ साफ देख सकते हैं। इन मध्यकालीन स्मारकों में कंक्रीट, चूना मोर्टार और लैपिस लजूली जैसे कीमती पत्थरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हुआ। ये सिर्फ इमारतें थोड़ी थीं, ये तो जमाने के इंजीनियरिंग के बेजोड़ मास्टरपीस थे। चलिए अब इमारतों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं भाग 3 पर, मध्यकालीन समय में विश्व मंच पर भारत के संपर्क। क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं है कि दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम भारत से शुरू होकर अरब दुनिया और फिर अंततः यूरोप तक कैसे पहुंचा? भारतीय गणित और खगोल विज्ञान का अरबों ने अनुवाद किया और दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र राजवंश के साथ कूटनीतिक और बौद्ध धर्म के माध्यम से हमारे गहरे संबंध बने। मतलब ग्लोबल इंटेलेक्चुअल ट्रेड में भारत का रोल बहुत ही अहम था। इस इतिहास की जीवंतता को महसूस करने के लिए बगदाद के यात्री अल मसूदी की इस ऐतिहासिक टिप्पणी को देखें। उन्होंने प्रतिहार राजा के बारे में लिखा था, युद्ध के लिए उनके पास केवल 2000 प्रशिक्षित हाथी हैं, लेकिन उनके पास देश के किसी भी राजा की तुलना में सबसे बेहतरीन घुड़सवार सेना है। ये प्राइमरी सोर्स उत्तर भारतीय साम्राज्यों की सैन्य शक्ति की एक एकदम स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने पेश करता है। भाग 4 की ओर मुड़ते हैं, उत्तर के साम्राज्य और उनका वो मशहूर त्रिपक्षीय संघर्ष। इस त्रिपक्षीय संघर्ष के भूगोल को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट साम्राज्यों की सीमाएं आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये तीनों महाशक्तियां कन्नौज और संसाधनों से भरपूर गंगा घाटी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए लगातार एक दूसरे से भिड़ती रहती थीं। सत्ता का ये खेल कितनी तेजी से बदल रहा था, जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल साम्राज्य बनाया। फिर 790 ईस्वी में धर्मपाल का विशाल दरबार लगा। इसके बाद 836 ईस्वी में प्रतिहार राजा भोज ने कन्नौज को वापस पा लिया और अंततः 915 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया। ये संघर्षों का एक न रुकने वाला सिलसिला था। अब उत्तर के इन संघर्षों से सीधे चलते हैं दक्षिण की तरफ, अपने 5वें भाग पर, ताकतवर चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य के इस अधिकतम विस्तार पर एक नजर डालिए।
उनकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने बंगाल की खाड़ी को प्रैक्टिकली एक चोल झील में बदल दिया था। उनका व्यापार और सैन्य दबदबा केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। लेकिन यहाँ एक कैच है। सैन्य ताकत तो उनके पास थी ही, लेकिन चोल साम्राज्य की असली प्रतिभा सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि उनकी बेहद संगठित ग्राम स्वायत्तता में थी। निचले स्तर पर उनका ये शानदार प्रशासन ही वो चीज़ है जिसने इतिहास में उन्हें वास्तव में सबसे अलग बनाया। तो चलिए चोल प्रशासन के इस सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप था नाडु, यानी आपस में जुड़े हुए गांव। दूसरा स्टेप वलनाडु, जो नाडुओं का समूह था। तीसरा स्टेप मंडलम, यानी प्रांत। और चौथा और सबसे अहम महासभा, यानी स्वायत्त ग्राम समिति। गांव के लोग खुद इन समितियों के जरिए टैक्स, न्याय और यहां तक कि पानी के वितरण का प्रबंधन करते थे। स्वशासन का क्या जबरदस्त उदाहरण है ये। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे प्रासंगिक हिस्से पर, हमारी आधुनिक संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक तंत्र। अब जरा इस आधुनिक सिलेबस को देखिए। यहाँ सत्ता के वितरण के बिल्कुल वही विषय रेखांकित हैं जिन्हें हमने अभी प्राचीन और मध्यकालीन साम्राज्यों में देखा था। ये इस बात का सबूत है कि अच्छे शासन के जो मूल सिद्धांत हैं वो कभी नहीं बदलते। आज के नागरिक शास्त्र के इन मुख्य बिंदुओं पर गौर करते हैं। संघीय ढांचा, स्थानीय स्तर तक शक्तियों का बंटवारा और शक्तियों का पृथक्करण। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे मध्यकालीन चोल महासभा की स्थानीय स्वशासन की जरूरत सीधे सीधे आज की सत्ता के विकेंद्रीकरण की संवैधानिक चुनौती से जुड़ी हुई है। तो अगर हम इस पूरी जर्नी को सम अप करें तो यह एवोल्यूशन का एक पूरा चक्र है। राष्ट्रकूट के सामंतों और चोल ग्राम परिषदों से शुरू होकर एक आधुनिक और संहिताबद्ध संघीय ढांचे तक का ये सफर। इसी ऐतिहासिक मार्ग ने सीधे तौर पर उस लोकतांत्रिक मशीनरी का रास्ता तैयार किया है जिसे हम आज फॉलो करते हैं। अंत में इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। क्या उस जमाने के स्थानीय शासन के ऐतिहासिक संघर्ष आज हमारे संघीय ढांचे और सत्ता के विकेंद्रीकरण की आधुनिक चुनौतियों को नहीं दर्शाते? सोचकर देखिए। भारत के प्राचीन अतीत को हमारे आज के संविधान से जोड़ने वाला ये अटूट धागा वाकई बहुत ही आकर्षक है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।